नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग साइंस इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब देखो होता क्या है, साइंस इस सब्जेक्ट को लेके बच्चे काफ़ी डिफिकल्टीज या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में। वो लड़का या लड़की 9th का हो या 10th की भी हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के भी हो सकते हैं, बट काफ़ी डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हैं। जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हर बार फॉर्मूलेज लर्न करना पड़ता है, याद नहीं रहता। बायोलॉजी में डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं हो रहा है, डायग्राम गंदा बना रहे हैं, हमारा डायग्राम टेक्स्ट बुक के डायग्राम से बहुत अलग है, क्या करें। उसके बाद केमिस्ट्री में इतने केमिकल रिएक्शन से, इतने केमिकल इक्वेशन से सारे कैसे याद रखिए एक टाइम पे। ये ऐसे बहुत सारे डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स बच्चों के लाइफ में आ रहे हैं, इसीलिए वो साइंस इस सब्जेक्ट को हेट करना स्टार्ट करते हैं या फिर साइंस इस सब्जेक्ट उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। बट आज के वीडियो में मैं प्रॉपर फॉर्मेट और किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी गलती नहीं दोहरानी है, ये सारे चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आप साइंस को हेट नहीं करोगे और आपकी साइंस की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया जाने वाली है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, साइंस एक बहुत ही मस्त, मजेदार, मसालेदार सब्जेक्ट है जिसको हेट बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कि डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसको अगर आप समझते हो, साइंस को समझ के पढ़ते हो, तो साइंस जैसा इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। और साइंस में जितना इजीली आप स्कोर कर सकते हो, बाकी किसी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकते अगर आप साइंस को सही से पढ़ते हो। तो बेसिकली फिलहाल तो मैं साइंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। 4 कैटेगरीज कौन सी रहने वाली है? सबसे पहले तो फिजिक्स रहने वाला है, उसके बाद केमिस्ट्री रहेगा, उसके बाद बायोलॉजी रहेगा और लास्ट में जनरल साइंस। अभी जनरल साइंस क्या है? जनरल साइंस वही अपना ह्यूमन रिसोर्सेस, एनवायरमेंट वगैरह जो है ना, ऐसे वाले चैप्टर जो है वो सारे जनरल साइंस में आते हैं। बाकी ये तो आपको पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इन चारों कैटेगरीज को एक एक करके मैं बताऊंगा, सारे कैटेगरीज में किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। उससे पहले मुझे एक चीज आपको बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है दैट इज फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में आपको पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने का, साइंस पढ़ने का बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है मेरा बताने का, और ये फॉर्मेट काफी बच्चों ने इससे, मतलब ये वाली वीडियो से पहले वाली वीडियोस में सुना होगा। काफी इजी फॉर्मेट है और काफी इफेक्टिव फॉर्मेट है, काफी बच्चों को ये इफेक्ट कर चुका है। फॉर्मेट क्या कहता है? देखो, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को साइंस में पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स का एक चैप्टर है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो पढ़ाया जा रहा है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का स्टेज 1 जो रहने वाला है दैट इज स्कूल के लेक्चर्स, यानी कि सबसे पहले स्कूल्स में आपको वो लेक्चर पढ़ाया जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझो, आज स्कूल में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 से 3 टॉपिक पढ़ाए या फिर 3 से 4 टॉपिक पढ़ाए, जो जितना भी लेक्चर का टाइम था। अब वो जो 3 से 4 टॉपिक आपको स्कूल में पढ़ाया दैट वाज योर स्टेज 1, जहां पर आपने ध्यान दिया है, ध्यान नहीं दिया है, ध्यान देकर भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी केस हो सकता है। सेकंड स्टेज जो आता है दैट इज टेक्स्ट बुक को पढ़ना। अब उसी दिन जब आप घर लौटते हो, घर लौटने के बाद जितने भी 2 से 3 टॉपिक है, 3 से 4 टॉपिक आपको स्कूल में पढ़ाए गए हैं, उन टॉपिक्स को आपको साइलेंट रीडिंग करना है। नो डाउट आपको कितना समझ में आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब भी आपको साइलेंट रीडिंग करते जाना है। जितने टॉपिक स्कूल में पढ़ा है वो टॉपिक्स को घर आके थरोली पूरा टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है। किस में से पढ़ना है? टेक्स्ट बुक में से। एंड दिस विल बी योर स्टेज 2। अब स्टेज 2 के बाद मोस्टली बच्चे कोचिंग जा रहे होते हैं, ठीक है। अब कोचिंग आपका ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। कुछ बच्चे तो कोचिंग भी नहीं जा रहे होते, वो यूट्यूब के वीडियो से पढ़ रहे होते हैं। तो जो भी हो, आपका ऑनलाइन लेक्चर हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो से देख रहे हो, ये जो 2 या 3 टॉपिक स्कूल में पढ़ा है, जिसको अपने घर आके पढ़ा है, उन्हीं 2-3 टॉपिक्स को आपको ट्यूशन में, कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो से उन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हो। अब देखो, यहाँ पर जब आप पढ़ोगे, इस स्टेज में जब आप पढ़ोगे, तब आपको वो जो टॉपिक्स पढ़ाए गए 3-4 टॉपिक्स, उनकी समझ आएगी लगभग 70 to 80%, ठीक है। 70 to 80% ऑफ द टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, और अभी भी फिलहाल 20 to 30% थोड़ा सा डाउट हो सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पूरा 100% इस स्टेज में समझ में आता है। जिन बच्चों को नहीं आता है, इस स्टेज के बाद यू हैव टू जंप टू दी रेफरेंस बुक या फिर टेक्स्ट बुक। अब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जिनको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, व्हाट दे गाइस कैन डू इज, वो एस चांद जैसे बुक्स को रिफर कर सकते हैं, जहां पर उनको सिंपलर लैंग्वेज में दिया है, कंसेप्ट को समझाया गया है, जिससे वो आसानी से समझ सके क्या कंसेप्ट में बताया गया है। स्टेट बोर्ड के बच्चों की अगर बात करें तो उनका टेक्स्ट बुक ही ऐसा बुक है जिसमें सिंपल लैंग्वेज में दिया है। अगर इस स्टेज के बाद वो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, अगर उनको पूरा चैप्टर समझ में भी नहीं आता है, तो ये स्टेज में तो पक्का आपका पूरा 100% जो नॉलेज है आपके दिमाग में बैठने वाला है। जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ समझ में आने वाले, सारे कंसेप्ट, जितने भी 3-4 कंसेप्ट पढ़ा है, सारे कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ में आना चाहिए इस स्टेज तक।
ठीक है। अब ये स्टेज होने के बाद द नेक्स्ट स्टेज इज नोट्स को प्रिपेयर करने की स्टेज। अब नोट्स को क्यों प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने की जरूरत क्यों है ये मैं बताता हूं। जब भी आप नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले नोट्स में आप जो भी लिखोगे वो सही सही इंफॉर्मेशन लिखोगे, ऐसा तो नहीं आप गलत इंफॉर्मेशन लिखोगे। अब जब आपको किसी चीज की सही इंफॉर्मेशन लिखनी है तो आप प्रॉपर रिसर्च करके लिखोगे, ठीक है। यानी कि यहां पर आपको समझो 80% समझ में भी आया इस स्टेज पे, और 80% नॉलेज के साथ आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप उसको फिर से पढ़ोगे चैप्टर को पूरा 100% जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद नोट्स बनाओगे। तो नोट्स बनाने के लिए आप थरोली पढ़ने वाले हो फिर से, जिससे आपको चैप्टर समझ में आएगा या फिर वो टॉपिक जितने भी पढ़ा है वो समझ में आएगा। दूसरी चीज जो है, नोट्स जो आप बनाओगे, आपके नोट्स आपको रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प करने वाले। वाई? बिकॉज आपके नोट्स जिस फॉर्मेट में आप बना रहे हो, जिस स्टाइल में आप लिख रहे हो, कुछ बच्चे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, कुछ बच्चे पूरे थ्योरेटिकल नोट्स बना सकते हैं, कुछ बच्चे पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कुछ बच्चे कीवर्ड्स में लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का नोट्स हो सकता है, बट आपके नोट्स आप ही को हेल्प करेंगे एट द टाइम ऑफ रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, या फिर यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स के पहले जो रिवीजन करोगे उन रिवीजन्स में आपके ये नोट्स आपको काम आने वाले हैं। अब ये नोट्स वाले स्टेज के बाद जो स्टेज आता है दैट इज अटेम्प्ट इन दी क्वेश्चंस। आप जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे थे, अब ये जो चीजें हैं, ये जो स्टेजेस थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5, ये स्टेजेस थे, ये रेगुलर बेसिस पे आपको करना है। जैसे वीक में 3 बार साइंस पढ़ रहे हो तो ये स्टेजेस 3 बार करने हैं आपको। बट ये जो स्टेज है अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन वाला, ये वीक में आप 1 या 2 बार कर सकते हो वीकेंड्स में। फॉर एग्जाम्पल आज इस वीक में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्कूल में भी पूरा पढ़ा है 3 लेक्चर्स में, और आपने भी खुद से ये सारे स्टेजेस को फॉलो करके इस वीक में करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म किया है। जब वीक खत्म हो जाएगा तब सैटरडे और संडेज में बैठ के उस टॉपिक के क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरलीज में, बोर्ड एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में, वो क्वेश्चंस को देखिए और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है तब आपको देखना भी तो पड़ेगा ना कि आप उसको प्रॉपरली फॉर्म कर सकते हो, क्या आंसर आप प्रॉपरली फॉर्म कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ पर अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को, मोस्टली पीवाईक्यूज को इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज के साथ साथ टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस दिए उनको भी पढ़ो, उनको भी देखो, उनके आंसर्स को आप मतलब कर पा रहे हो या नहीं फॉर्म, ये भी आपको चेक करना जरूरी है। अब हम लोग जाएंगे उन कैटेगरीज में, और उन कैटेगरीज में सबसे पहले कैटेगरी को पकड़ते दैट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स को अगर पकड़ते हो तो फिजिक्स को अगेन 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स और थियरी बेस्ड फिजिक्स। अब न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स यानी ऐसे चैप्टर्स जिसमें न्यूमेरिकल्स यूजुअली पूछे जाते हैं, और फिजिक्स के कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कि पूरे थ्योरेटिकल बेस्ड है, जैसे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स हो गए जिसमें डीसी मोटर, जनरेटर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो सारे थियरी बेस्ड टॉपिक्स है फिजिक्स के। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा चैप्टर है यार वो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट, ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, जहां पर आपको उन चैप्टर्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। और यहां पर भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, और न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स को या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स पकड़ते हो, जैसे लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ये जो चैप्टर्स है इनके पढ़ने का मोटो क्या रहना चाहिए, पढ़ने का एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, चैप्टर्स को पढ़ना, ठीक है, टॉपिक्स को पढ़ना, उनको समझना, ठीक है, टॉपिक को सबसे महत्वपूर्ण समझना, क्या दिया गया है उन्हें समझना, और जो समझ में आया है उसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना। यही आपका एक फॉर्मेट रहने वाला है ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स पढ़ने का, ठीक है। चैप्टर्स को पढ़ा, टॉपिक्स को पढ़ा, उनको समझना इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो कुछ भी आपको समझ में आया है, जो समझ आपके दिमाग में बैठा है उसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया, ये सबसे पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कहता है फॉर्मूलेज का डेरिवेशन। अब देखो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स है तो वहां पर काफी बार आपको फॉर्मूलेज का डेरिवेशन पूछा जा सकता है, सीबीएसई बोर्ड में भी और स्टेट बोर्ड में भी। और कई बार अगर पूछा नहीं भी जाता है तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़े से हट के न्यूमेरिकल्स, जिसमें आपको फॉर्मूला को अगेन डिराइव करना पड़ता है अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। समझो 2 कंडीशंस दिए और 2 कंडीशंस पे आपको उस चीज की वैल्यू पूछिए, तो 2 कंडीशंस को आपको उस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा, वो सारे जो वैल्यूज थे उनको डिराइव करके उसमें वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपके 2 फाइनल आंसर्स आएंगे, और वो दोनों फाइनल आंसर्स को कंपेयर करने के लिए आपको कहा जाएगा। इसलिए फॉर्मूलेज जो है उसको डिराइव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देने जाऊं तो रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन होता है। अब सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आपको पता है,
पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला ये भी आपको पता है, बट वो फॉर्मूला किस तरह से आया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि पैरेलल कनेक्शन कैसा बनाया जाता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, और उसके मदद से फॉर्मूलेस किस तरह से डिराइव होता है वो वाला। और इन द सेम केस सीरीज कनेक्शन का डायग्राम क्या है, उसमें किसकी वैल्यू सेम होती है, और उसके बाद फॉर्मूला जो लास्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो किस तरह से डिराइव हो रहा है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, फिर इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। तो डेरिवेशन वाला पार्ट भूलना नहीं है, कोई भी फॉर्मूला हो, ठीक है। इसका सेकंड एडवांटेज ये भी है, एट टाइम्स अगर आप जल्दबाजी में अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो और बहुत थोड़ा सा लेंदी पेपर है और आपके 2-3 न्यूमेरिकल्स लास्ट में छूटे और फॉर्मूलाज आपको याद नहीं आ रहे, बट वो क्वेश्चन में जो पूछा है उसका कंसेप्ट आपको पता है, तो फॉर्मूले आप इंस्टेंट वहां पर डिराइव करके जो है वो लिख सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले आप याद करके गए हो और फॉर्मूला भूल चुके हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। बट अगर आपको पता है किस तरह से डिराइव करना है तो इंस्टेंट आप डिराइव करके फॉर्मूलेज में वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो, इसलिए डेरिवेशन जानना भी बहुत जरूरी है। थर्ड चीज इस न्यूमेरिकल का क्या करें। अब देखो न्यूमेरिकल्स, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स इजी लगते हैं, हालांकि स्टेट बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं साइंस के पेपर में वो इजी लेवल के होते हैं, सीबीएसई बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं। बट ओवरव्यू अगर मैं बताने जाऊँ, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, बस उसे अटेम्प्ट करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीजें जरूरी पता होनी चाहिए, 3 चीजों में मास्टरी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन का गिवन क्या है ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन चीजें दी है इसे एक्सट्रैक्ट करना और लिख के निकालना इस बहुत जरूरी। कुछ गिवन चीजें हिडन होते हैं, कुछ गिवन चीजें सीधे सीधे दिए होते हैं, बट टोटल कितने सारी चीजें गिवन दिए हैं उसे निकालना, उसे पता करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड चीज, क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसकी वैल्यूज पूछे हैं। कई बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वैल्यू पूछा जाता है, कई बार आपको मल्टीपल वैल्यूज पूछे जाते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज सारे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे उसके बाद इसकी वैल्यू आ सकती है, अब इन दोनों वैल्यू की मदद से एक थर्ड वैल्यू आने वाली है। इस तरह से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वैल्यूज जो आपको फाइंड आउट करनी है और टू फाइंड के सेक्शन में आपको लिखना जरूरी है। आपको ये पता करना बहुत जरूरी है, पता लगना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, क्या फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड चीज इज उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे और उस कंसेप्ट जो लगाया है, कंसेप्ट जो आपको पता है, जब आपको कंसेप्ट पता चल जाता है ऑटोमेटिकली आपके हाथ से जो है वो फॉर्मूला लिख के आ जाता है शीट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज फाइंड करने हैं तो आपका दिमाग कहेगा कि अगर मैं ये कंसेप्ट लगाता हूं तो सबसे पहले ये फॉर्मूला से ये वैल्यू निकल जाएगी, ये वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालूंगा तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, अब ये दोनों वैल्यूज को एक थर्ड फॉर्मूला में डालूंगा तो मेरा थर्ड वैल्यू मतलब जो फाइनल वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करनी है वो भी आ जाएंगी। तो कंसेप्ट को अप्लाई करना उस क्वेश्चन में भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फॉर्मूलेस को लर्न ना करें। अब क्या होता है, फॉर्मूलेस को अगर आप लर्न करते हो, ठीक है, फॉर्मूलास को लर्न करते हो तो कई बार 2-3 वीक तक फॉर्मूले याद रहते हैं, बट पेपर के टाइम में जब स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, जब कंडीशन थोड़ा सा वर्स्ट हो जाता है, पेपर की लेवल थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, कई बार आप छोटी छोटी चीजें भूलने स्टार्ट कर देते हो, जैसे कि यूनिट्स कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी फॉर्मूलेज भूल जाते हैं, फिर फॉर्मूलेज में कुछ वैल्यूज ही भूल जाते हैं, तो फॉर्मूलाज लर्न नहीं करना है। इसलिए लर्न नहीं करना तो क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक चैप्टर है, चैप्टर में समझो 4 फॉर्मूलेज दिए, अब वो चारों फॉर्मूलेज की बेस्ड पर 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चंस ईच फॉर्मूलेज के आप सॉल्व करते हो प्रैक्टिस करते समय, तो 15 4 0 60 क्वेश्चन अगर आप उस चैप्टर के सॉल्व कर लेते हो प्रैक्टिस के तौर पे, तो आपको उस चैप्टर पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। वाई? बिकॉज जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली आपको गाइड करेगा या फिर आपको डायरेक्टली ऑर्डर देगा कि भाई यही फॉर्मूला है। लर्न करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि ये 2 वैल्यूज अगर दी है तो यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, अगर ये 2 वैल्यूज दी है तो यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। इसीलिए फॉर्मूलाज को लर्न ना करें, उसी फॉर्मूला की बेसिस पे ज्यादा बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जो कि बहुत इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म तक आपको ये यूज होने वाला है। ये फॉर्मूलाज लर्न करने वाला तो शॉर्ट टर्म में यूनिट टेस्ट के लिए वगैरह आप कर सकते हो, बट ये लॉन्ग टर्म बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हाफ ईयरली प्रीलिम्स के लिए नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट हर वीक्स में, हाँ, आपको टारगेट रखना है।
अब जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब ये 60 क्वेश्चंस तो एट ए टाइम हो नहीं सकते, आपको बाकी के सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, होमवर्क्स होता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। बट आपको टारगेट रखना है कि जैसे कि 20 to 25 न्यूमेरिकल्स हर वीक में मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, हर एक वीक में, ठीक है। अगर इस वीक की बात करूँ तो इस वीक में मुझे 25, 20 या फिर 30 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कौन से चैप्टर के करने हैं वो आप डिसाइड करो, जो स्कूल में पढ़ाया गया है, बट उस चैप्टर के मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये टारगेट रखना ही रखना है। हर रोज का आधा घंटा निकालो, 45 मिनट्स निकालो, जितना आपको टाइम मिलता है निकालो, बट फॉर्मूलेस मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। हम लोग बात करेंगे थियरी बेस्ड चैप्टर्स की। फिजिक्स में कुछ थियरी बेस्ड चैप्टर्स होते हैं और यहाँ पर मोस्टली जो है आपको बड़े वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बड़े वाले क्वेश्चंस जैसे कि डीसी मोटर, जनरेटर। अब मोटर और जनरेटर वाले क्वेश्चंस यूजुअली पूछे ही जाते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये तो छोटे हैं बट ये यूजुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। अब ये बड़े वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस तरह से भाई साहब प्रिपेयर करना है और किस तरह से भाई साहब इसे लिखना है, किस तरह से फॉर्म करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बस प्रिपेयर करना इज नॉट एवरीथिंग, आपको उसको रिप्रेजेंट भी तो करना चाहिए ना। डीसी मोटर मुझे समझ में आया बट जब तक मैं सही से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा तब तक उस क्वेश्चन में मुझे पूरे मार्क्स तो नहीं मिल सकते। अगला पॉइंट कहता है डायग्राम प्लस कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, अब देखो जैसे अगर मैं डीसी मोटर की या फिर डीसी जनरेटर की बात करता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, तो डीसी जनरेटर का जो डायग्राम बुक में दिया है वो डायग्राम के बिना आप इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं लिख सकते। एक ही ऑप्शन है, आप उसके एक्सप्लेनेशन को अगर रटते हो तो एज इट इज आप लिख पाओगे, बट विदाउट द हेल्प ऑफ डायग्राम आप नहीं लिख सकते। आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, साइमल्टेनियसली आप एक्सप्लेन उसको कर पाओगे। वाई बिकॉज डायग्राम की बेसिस पे, डायग्राम की हेल्प से आप बता सकते हो कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल तक फ्लो हो रहा था, फिर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा था या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था। ये सारे चीजें आप लिख तो सकते हो बट तभी लिख सकते हो जब आपके सामने डायग्राम है, और यही एक सही फॉर्मेट है पढ़ने का। कंसेप्ट को पढ़ना डायग्राम के साथ, ये थ्योरी बेस्ड वाले जो चैप्टर्स है इसमें आपकी हेल्प करने वाला है। मोस्टली इन चैप्टर्स में आपकी हेल्प करने वाला है। डायग्राम साथ में निकालिएगा और डायग्राम को देखते देखते आपको एक्सप्लेनेशन करना है। बट एक्सप्लेनेशन करते समय आपको जो राइटिंग स्किल है, आंसर फॉर्मेशन है, पॉइंट वाइज जो फॉर्म करते हैं वो सही से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आप ही को समझ में आ रहा है बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लिखना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। डायग्राम निकालना, उसको सही से रिप्रेजेंट करना पॉइंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज इस एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा ध्यान दो। जी हाँ, अभी मैंने बताया डीसी मोटर का डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, डीसी जनरेटर का डायग्राम आप सही से ड्रॉ कर सकते हो, आपको कंसेप्ट पता है, बट एक्सप्लेनेशन सही से देना इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन थियरी बेस्ड क्वेश्चन। थियरी बेस्ड क्वेश्चंस में मतलब थियरी बेस्ड जो फिजिक्स के चैप्टर है इसमें आप एक्सप्लेनेशन के हेल्प से ही मार्क्स गेन करने वाले हो, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन सही दिया है तो मार्क्स भी सही आएंगे, एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट दिया है या फिर गंदे तरीके से दिया है तो मार्क्स भी इनकम्प्लीट है, फिर गंदे तरीके से मिलने वाले। तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, पॉइंट्स में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, ये तो आपको पता ही है, तो हर कोई कहता है कि पॉइंट्स में लिखो इफेक्टिव रहने वाला है वगैरह वगैरह, बट एक्सप्लेनेशन पे सिंसियरली ध्यान देना जरूरी है। अगर हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें विच इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री देखो किसी भी कैटेगरी के नोट्स बनाओ या ना बनाओ, मतलब फिजिक्स के नोट्स बनाओ या ना बनाओ, बायो के नोट्स बनाओ या ना बनाओ, बट केमिस्ट्री के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखना इन द सेंस आपको उसको लिख कर निकालना पड़ेगा और लिखने के बाद उसको पीरियडिकली पढ़ना पड़ेगा ताकि वो भी न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलाज थे उनकी तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। मतलब वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 2 मंथ्स आप उसको पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहने वाले नहीं है, उसको पीरियडिकली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करने के लिए आपको उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, अपने ओन फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपका नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पढ़ते समय। अब पढ़ते समय, कंसेप्ट पढ़ते समय, टॉपिक पढ़ते समय छोटी छोटी चीजें किसी भी काना कोपरे में से आपको पूछा जा सकता है, उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक चीज पे आपको ध्यान देना है। नोट्स बनाते समय, नोट्स क्यों बनाना है? बिकॉज केमिकल फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है, केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, केमिकल इक्वेशंस बहुत ज्यादा है, वैलेंसीज याद रखनी पड़ती है, प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ता है, उसके बाद एटॉमिक नंबर से भी बच्चों की शुरुआत होती है, वो भी उनको याद नहीं रहते, एलिमेंट्स के नाम भी पूरे पूरे याद नहीं होते। तो ये सारे चीजें याद करने का एक ही तरीका है, उसको लिख के निकालिए और पीरियडिकली रिवाइज करते जाइए। समझ में आ रहा है? तभी आपको जब मतलब बार बार जब आप उसको पढ़ोगे ना तब आपके दिमाग में वो बैठते जाएगा। ठीक है,
आगे आगे वाला पॉइंट कहता है डेफिनेशन के साथ 2-3 एग्जांपल याद रखो। जी हाँ, जब भी केमिस्ट्री में आप डेफिनेशंस लिख रहे होते हो, इसमें अगर केमिकल इक्वेशंस, अगर इक्वेशन से फिर रिएक्शंस अगर आप एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हो, तो आपको 2 से 3 एग्जांपल्स प्रिपेयर करते समय याद रखना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको पूछा जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब बोल देंगे डायरेक्टली डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनडायरेक्टली यानी कि कोई कंडीशन दिया जाएगा जिसमें से आपको पूछा गया कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो बताओ। सबसे पहले तो आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, फिर वो बोलेंगे हाँ अच्छा वो जो रिएक्शन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करो, फिर आप उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफाइनेशन लिखोगे। आप जब भी डिफाइनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन के साथ 2 से 3 एग्जांपल अभी प्रैक्टिस करना भाई, बिकॉज एग्जाम के टाइम में वो 2 से 3 में आप 1-2 तो भूल ही जाओगे, तो एक याद रहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। इसलिए अभी प्रिपेयर करते समय 2 से 3 एग्जांपल्स याद रखो। ठीक है, यानी कि लिख के निकालते समय अभी नोट्स में लिखोगे ना तो 2 से 3 एग्जांपल्स लिखो, ताकि प्रिपेयर करते समय आप बार बार वो 2 से 3 पढ़ो। अगर आप भूल भी जाते हो एग्जाम के टाइम पे तो एक तो कम से कम याद रहेगा, इसीलिए 2 से 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, केमिस्ट्री में एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज के बेस्ड पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और एक्टिविटीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं, एक्टिविटीज को सबसे पहले हटा देते हैं, बट नहीं, मोस्ट मतलब स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए तो एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ना हो रहा है तो एक्टिविटीज़ के समरीज को पढ़िए। एक्टिविटीज़ के समरीज को पढ़ने के बाद आप एक्टिविटी में क्या किया गया है ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। कौन से मटेरियल यूज़ किए, कौन से मटेरियल मतलब कौन से 2 मटेरियल को रिएक्ट किया, कौन सा रिएक्शन था, इक्वेशन क्या आया, कंक्लूजन आपको प्रोडक्ट क्या आने वाला है या फिर क्या प्रोडक्ट आया है, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी, याद रखना ज़रूरी है। जिसके लिए एक्टिविटीज़ पढ़ो या फिर एक्टिविटीज़ के समरीज को पढ़ो। काफ़ी यूट्यूबर्स ने ऐसे नोट्स भी प्रिपेयर किए जिसमें उन्होंने एक्टिविटीज़ के समरीज को दिया है, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होने वाला। एक बार समरी पढ़ लेते तो आपको सब हो जाना चाहिए, मतलब हो जाएगा। एंड स्टेट बोर्ड के बच्चों को भी एक्टिविटीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिविटीज़ के बेस्ड पर आपको एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स या फिर बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा सब क्वेश्चन डाला जा सकता है। एक्टिविटीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है और ये सारी चीज़ें उन लोगों को करना है जिनका टारगेट अच्छे मार्क्स रखना, फुल स्कोर करना है। ठीक है, जिनको जस्ट पास करना है या फिर जस्ट पास होना है, 60 50 to 60 मार्क्स स्कोर करना है 80 में से, तो उनके लिए कुछ है नहीं है। ठीक है, जिसको टॉप स्कोर करना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उनको प्रिपरेशन के समय ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ लिखने की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, दैट इज ऑल्सो समझ के लिखो। अब केमिस्ट्री है, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, केमिकल इक्वेशंस लिखना है, केमिकल रिएक्शंस लिखना है, डेफिनेशंस लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये सारे लिखने की आदत आपको होनी चाहिए। अब लिखने की आदत होना यानी कि अभी से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स में तो मैंने बताया, बट वो जो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन वाला जो स्टेज था, ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिएगा। ठीक है, पीरियडिकली वीक में एक दिन बैठना है, एक बार नोट्स रिवाइज कीजिए, उसके बाद हाँ चलो आज मैं इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, और सॉल्व करते बैठिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तब जो है आप धीरे धीरे इस केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जो आप परफेक्शन ला सकते हो। हम लोग बात करेंगे अगले कैटेगरी पे, विच इज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी इज ऑल अबाउट थियरी एंड डायग्राम। ठीक है, बायोलॉजी यानी पूरा पूरा थियरी और पूरा पूरा डायग्राम। अब ये जो थियरी है इसको रटना, मतलब रटना अवॉइड करो बायोलॉजी की थ्योरी को। वाई? बिकॉज मोस्टली बच्चे बायोलॉजी की थ्योरी को रट लेते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स है डिफिकल्ट चैप्टर्स मैं मानता हूँ, जैसे सीबीएसई बोर्ड के लिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वगैरह कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स है बच्चों को जो डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट रटना मना है या फिर रटने को अवॉइड करो। बड़ा चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है तो ब्रेक करके पढ़ो, बट ब्रेक करके पढ़ोगे तो भी समझ के पढ़ो, और पढ़ते समय डायग्राम्स की मदद लो अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो डायग्राम्स की मदद लो। वाई? बिकॉज डायग्राम की मदद से आप कंसेप्ट को समझ तो पाओगे, आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी कर पाओगे। समझ में आ रहा है? एक चीज को एक्सप्लेन करना है तो डायग्राम को साथ रख के आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसी वे में जैसे मैंने थ्योरेटिकल बेस्ड फिजिक्स के चैप्टर बोले थे, डीसी जनरेटर मोटर वाला, उसी वे में आपको डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेनेशन देना यहाँ पे बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डायग्राम्स की मदद लेना जरूरी है। ठीक है, डायग्राम्स की कैसे मदद लेंगे आगे भी मैं बताता हूँ आपको। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सही चाहिए इज योर नेक्स्ट पॉइंट। जी हाँ,
अब देखो बायोलॉजी में जो भी डायग्राम्स आपको पूछे जाते हैं, फिर जो डायग्राम्स की बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सही होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल पहला केस है, अगर आपको पूछा है इस चीज का डायग्राम बनाओ और उसका एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ और उसका एक्सप्लेनेशन दो, तो डायग्राम डिटेल्ड डायग्राम चाहिए, उसमें सारी चीजें जो जरूरी है वो ड्रॉ करना भी जरूरी है, उसको लेबल करना भी जरूरी है और उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन देना भी जरूरी है। स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है पूरा डिटेल के साथ और नीचे नीचे एक्सप्लेनेशन भी देना जरूरी है। और ये जो कुछ भी डायग्राम आप ड्रॉ करने वाले हो उसको जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपका परफेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। अब ये जो है इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको थ्योरी बेस्ड फिजिक्स में बताया था, डीसी जनरेटर को आप एक्सप्लेन कर रहे हो डायग्राम्स की मदद से, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी जो है एक्सप्लेनेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ह्यूमन हार्ट का अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपको पता है यूजुअली 4 चेंबर्स होते हैं। अब उन 4 चेंबर्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से, जाता कहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से, जाता कहाँ से। जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो 4 चेंबर्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, जाता है यहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ से, जाता है यहाँ से, जिस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह से पॉइंट्स में उसको लिखते जाइए कि देखो भाई अब यहाँ से ब्लड आएगा जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा, वो यहाँ से चले जाएगा। तो जो भी आपको पता है डायग्राम में जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हो सिमिलरली रिप्रेजेंट करना आंसर्स के फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टास्क। जो डायग्राम्स आप ड्रॉ कर रहे हो उसको विजुअलाइज करके ड्रॉ करो, ठीक है, विजुअलाइज करके, यानी कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन हार्ट का, आपको पता है 4 चेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यूजुअली क्या बच्चों को लगता है कि डायग्राम्स डिफिकल्ट है, जैसे कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है। एक और चीज बच्चों का डाउट होता है कि सर टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ह्यूमन हार्ट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है। अब हर एक बच्चा उस डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर पाता है, तो वो ट्राई करता है परफेक्शन लाने की, बट नहीं, अगर आपको वो डायग्राम नहीं आया तो आपको सिंपलर डायग्राम अलग सोर्सेज से मिल सकता है। वो सिंपलर डायग्राम विथ ऑल द डिटेल्स, विथ ऑल मतलब जितने भी डिटेल्स की जरूरत है सारी डिटेल्स के साथ आप ड्रॉ कर सकते हो, बट एक इजी वर्जन ऑफ द डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो जिससे आप एक्सप्लेन ढंग से कर पाओगे। और जो ड्रॉ कर रहे हो उसको विजुअलाइज करके ड्रॉ करो। आपको क्या पता है, यूजुअली थ्योरेटिकली पता है 4 चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर्स ड्रॉ करने के लिए विजुअलाइज करो किस तरह से 4 चेंबर में ड्रॉ कर सकता हूँ। 4 चेंबर्स में एक इनलेट एक आउटलेट होगा ब्लड आने का, तो वो इनलेट आउटलेट में कहाँ से बनूंगा, कितने इनलेट होंगे, कितने आउटलेट होंगे, कौन से इनलेट में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन से आउटलेट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये सारी चीजें विजुअलाइज करो दिमाग में और प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। एक बार नहीं होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करो ड्रॉ करके, तब आपका परफेक्शन आने वाला है। नेक्स्ट चीज इज रिवीजन करने के लिए फ्लो चार्ट्स काम करने वाला है। जी हाँ, बायोलॉजी के चैप्टर्स यूजुअली बड़े हो सकते हैं और सारा सब कुछ रिवाइज करने के लिए उतना अगर टाइम भी नहीं है तो फ्लो चार्ट्स विल हेल्प यू गाइज। फ्लो चार्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो अगर आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो बायोलॉजी के चैप्टर्स के, या फिर आपको रेडीमेड फ्लो चार्ट्स मिलते हैं तो वेल एंड गुड। वाई? बिकॉज फ्लो चार्ट्स आपको रिवाइज करने के लिए, पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो मदद करने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट्स फॉर बायोलॉजी आर इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? अब जो लास्ट कैटेगरी है जो जनरल साइंस वाला, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट, ऐसे जो चैप्टर्स है, अब इसको कैसे पढ़ना है? ये तो बच्चों का खेल है, बचपन से हम लोग इस तरह के चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला कि 2 बार लेसन को पढ़ो, 2 टाइम्स यू हैव टू रीड द लेसन। 2 बार लेसन को पढ़ना है, ठीक है। स्कूल में पढ़ाने के बाद, कोचिंग में पढ़ाने के बाद बस 2 बार लेसन को पढ़ो, लेसन समझ में आ जाएगा। जब समझ में आता है तो लिखने की प्रैक्टिस करो, और जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को अटेम्प्ट कर सकते हो। PYQ को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा, और जितने PYQs है ना उसी से प्रिपरेशन करना, उसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ये जो जनरल साइंस के लेसन है उनके क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, PYQs को ज़्यादा अटेम्प्ट करो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को सॉल्व करो। आंसर फॉर्मेशन सही रहना चाहिए, इस पर ध्यान दो, और 2 बार लेसन पढ़ोगे तो सारा सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे नई वीडियो में।